और हाँ, सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस। ओके, सो स्वीक कुछ क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन ट्राई किया क्या सभी ने? कुछ लोगों के आंसर्स आए हैं, क्वेश्चन सभी ने ट्राई यस सर। किया? यस सर। क्वेश्चन क्या था, मैं याद दिला देता हूं सभी को एक बार। क्वेश्चन ये था कि हम सभी मिलकर के कहाँ गए हैं भाई? ऑल ऑफ अस वेंट टू आइनॉक्स फॉर वॉचिंग आइनॉक्स। आइनॉक्स फॉर वॉचिंग आइनॉक्स, थोड़ी ना आइनॉक्स देखने थोड़ी ना जाएंगे, मूवी देखने गए। कौन सी मूवी भाई? एवेंजर्स 8। ठीक है, एवेंजर्स 8 देखने गए। और उसमें जो टिकट्स दी, जो वहां पर जो भी टिकट चेक कर रहा था, मैनेजर एंड ऑल, वो गेट कीपर्स, उन्होंने मुझे जो टिकट्स दी, वो टिकट्स पे नंबर्स थे 1 से लेकर के 26 तक, 25 26 तक नंबर्स थे। ठीक है, लेकिन उसने कंडीशन क्या दी भाई? उसने कंडीशन ये दी कि वो ग्रुप्स में हमें जाने देगा, वो ग्रुप्स में हमें जाने देगा अंदर, मूवी देखने जाने दे सकता है अंदर। ठीक है, और कंडीशन ये थी कि आपके टिकट के ऊपर जो नंबर है, आपके टिकट के ऊपर जो नंबर हैं, मतलब सपोज पहले ग्रुप में केवल वो 3 लोग गए जिसके टिकट में नंबर्स थे 1 2 एंड 3। ठीक है, पहले वाले ग्रुप में ये तीनों गए, सारे के सारे भी जा सकते हैं एक ग्रुप में। ठीक है, तो कंडीशन ये थी कि अगर आपके टिकट नंबर्स का मल्टीपल, अगर आपके टिकट नंबर्स का मल्टीपल एक इवन नंबर है, तब आप पक्का पक्का मूवी देखने जा सकते हो। अगर इवन नंबर है तब पूरा का पूरा ग्रुप जा सकता है। ये चीज इररेस्पेक्टिव ऑफ कि वेदर योर टिकट नंबर इज इवन और नॉट, इवन और ऑड। अगर आपके आपके साथ कोई भी एक ऐसा बच्चा है जिसका टिकट नंबर इवन है, तो आप पक्का पक्का मूवी देखने जा सकते हो। क्लियर था क्वेश्चन भाई? यस और एक सर। चीज बोली थी, और एक चीज बोली थी, और क्या चीज बोली थी भाई? इसके साथ ही, इसके साथ ही मैंने बोला था कि आपको क्या करना है भाई, कि ऐसा नहीं कि कोई भी मूवी देखने नहीं जा रहा है, ऐसा नहीं करना है कि कोई भी मूवी देखने नहीं जा रहा है, कोई भी मूवी देखने नहीं जा रहा है, मतलब एम्प्टी ग्रुप्स को अलाउ नहीं कर रहा था मैं। ठीक है, किसी ना किसी को तो मूवी देखने जाना ही है। ठीक है, एम्प्टी सेट्स को मैं अलाउ नहीं कर रहा था। ओके, तो जब ये ग्रुप्स बन रहे थे तो दीज ग्रुप्स वर आइडेंटिकल टू सेट्स, दीज ग्रुप्स वर आइडेंटिकल टू सेट्स। ओके, अच्छा भाई, तो इस केस के लिए मैं ऐसा बोल रहा हूं कि आप देखो कि टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स, अगर ये कंडीशन नहीं रहती तो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने बनते भाई? टोटल कितने सबसेट्स बनते? 1 से लेकर के 26 तक अगर मेरे नंबर्स हैं, तो टोटल कितने सबसेट्स बनते भाई इसके? 2 raised to 26। 2 रेस टू द पावर 26। ठीक है, तो 2 रेस टू द पावर 26 वेज में, 2 रेस टू द पावर 26 डिफरेंट ग्रुप्स में हम मूवी देखने जा सकते थे। ठीक है, 2 रेस टू द पावर 26 डिफरेंट ग्रुप्स में हम मूवी देखने जा सकते थे। अच्छा, तो टोटल वेज ऑफ वॉचिंग मूवी क्या था? 2 रेस टू द पावर 26 या कुछ और? 2 रेस टू द पावर 26 या फिर कुछ और? -1, क्योंकि एम्प्टी नहीं रहना चाहिए ना। -1, बिल्कुल सही, -1, क्योंकि एम्प्टी नहीं रहना चाहिए। तो 2 रेस टू द पावर 26 -1 वेज में हम सभी डिफरेंट परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन से मूवी देखने जा सकते थे। अच्छा, अब इनमें से मैं वो सारे केसेस निकाल दूं जिसमें कि एक ऑड नंबर आ रहा है, इनमें से मैं वो सारे केसेस निकाल दूं जिसमें कि वो ग्रुप्स जा रहे हैं जिसमें केवल ऑड नंबर वाले टिकट्स वाले जा रहे हैं, तो मुझे वो मिल जाएगा जिनमें कम से कम एक इवन टिकट नंबर वाला जा रहा है। ठीक है, फिर से सुनो, अब मैं क्या करने वाला हूं, इसमें से सब्ट्रैक्ट करने वाला, इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करने वाला हूं भाई? इसमें से सब्ट्रैक्ट करने वाला हूं वो सारे के सारे ग्रुप्स जिसमें कि केवल ऑड नंबर वाले लोग ही जा रहे हैं, जिसमें कि केवल ऑड नंबर वाले ग्रुप्स ही जा रहे हैं। ठीक है, मतलब 1 3 चला जा रहा है, 1 3 5 चला जा रहा है, 1 25 जा रहा है, 1 25 3 7 9 11 13, ये सारे चले जा रहे हैं। तो इसमें से अगर मैं वो सारे के सारे ग्रुप्स निकाल दूं जिसमें कि केवल ऑड नंबर वाले ग्रुप्स जा रहे थे, तो मुझे वो ग्रुप्स मिल जाएंगे जिसमें कम से कम एक इवन नंबर वाला जा रहा है। ठीक है, जिसमें कम से कम एक इवन नंबर वाला जा रहा है। तो इसमें सारे के सारे वो नॉन एम्प्टी सेट सब्ट्रैक्ट कर दो जिसमें कि एक ऑड नंबर वाला ग्रुप जा रहा है, जिसमें कि एक ऑड नंबर वाला ग्रुप जा रहा है, मतलब एक ऑड नंबर नहीं, जिसमें उनका मल्टीपल, जो भी मल्टीपल लोग है वो केवल ऑड नंबर ही आएगा। आप 1 लो 3 लो, कितने ऑड नंबर्स हैं 1 से लेकर 26 के बीच में? कितने ऑड नंबर्स हैं?
13 13 ऑड 13 नंबर्स हैं, ठीक है। तो एक सेट बनाओ, एक अलग से सेट बनाओ 13 एलिमेंट्स का, एक सेट होगा पक्का पक्का 13 एलिमेंट्स का, जिसमें होंगे 1 3 5 7 अप टू 25। अब इनमें से आप 2 लोग भी चूज कर सकते हो, 3 चूज कर सकते हो, 25 चूज कर सकते हो, एंड सो ऑन एंड सो ऑन, ठीक है। लेकिन फिर से इसमें से वो ग्रुप नहीं चूज कर सकते जिसमें कि एक भी ऑड नंबर वाला नहीं जा रहा है, क्योंकि अगर गलती से पहले प्लेस पे मैं इवन नंबर वाले ग्रुप्स ले रहा हूं, और अगर इवन नंबर वाले ग्रुप 0 हो गए होते, अगर 0 हो गए रहते, तो 0 में से -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर लॉजिक नहीं बनता, ठीक है। या फिर पहले ये वाला लॉजिक देख लो कि एम्प्टी सेट जैसे यहां पर अलाउ नहीं किया था, एम्प्टी सेट जैसे यहां पर अलाउ नहीं किया था, वैसे ही यहां पर भी एम्प्टी ग्रुप्स नहीं अलाउ करेंगे, ऑड नंबर वाले एम्प्टी ग्रुप्स अलाउ नहीं करेंगे। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि वो सारे के सारे ग्रुप सब्ट्रैक्ट कर दो, यहां से वो सारे के सारे सबसेट सब्ट्रैक्ट कर दो जिसमें कि एक ऑड नंबर आ रहा है। तो इन ऑड नंबर वाले ग्रुप्स में से सबसेट चूज करेंगे भाई, 1 3 5 7 से लेकर के 25 में से कोई भी सबसेट चूज करोगे तो हमेशा उनका मल्टीपल क्या आएगा, हमेशा उनका odd ही मल्टीपल आएगा, ऑड odd नंबर आएगा। number। तो इनमें से चूज करेंगे, ये हो जाएगा 2 raised to the power 13 2 raised to the power 13 minus 1, 2 raised to the power 13 minus 1। चमका क्या, Yes, sir. चमका क्या भाई, Yes, sir। ठीक है। सारे के सारे इवन, टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स में से ऑड वाले ग्रुप निकाल दे रहे हैं, तो इवन वाले बच जाएंगे भाई। चमक गया, अच्छे से समझ में आया? Yes, तो sir। इसका आंसर क्या आएगा, 2 raised to the power 26 minus 1 minus 2 raised to the power 13 plus 1, ये वाला आंसर आ जाएगा। अगर 2 raised to the power 13 को, सॉरी, अगर 2 raised to the power 13 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 raised to the power 13 कॉमन ले लिया तो क्या आ गया, 2 raised to the power 13 minus 1। ठीक है भाई, बढ़े आगे। किसी को Yes, कोई sir। डाउट इसमें? नो सर। ट्राई किया तो बहुत पास तक पहुंच गए थे बहुत सारे लोग, ठीक है। Yes, sir। सबसेट्स काउंट कर लिया था सभी ने, बहुत करीब पहुंच गए थे, पर हाँ थोड़ा सा दूर थे भाई। चमका मैं बेटा, चमका आयुष। यस सर। चलो, सो जिस वीक आप आंसर करोगे उस वीक में पार्टी दूंगा, ठीक है। तब तक इसी तरह से क्वेश्चन चलते रहेंगे। ओके, सो कल जितनी चीजें पढ़ी उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आज खत्म कर देंगे हम सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस, और इनइक्वालिटीज कुछ कुछ शुरू भी करेंगे, देखेंगे सारे क्वेश्चन हो पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। सो मॉड्यूल के लगभग सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, और अभी तक हमारा पैटर्न जो टीचिंग का और पढ़ने का है वो बहुत हद तक जेई बेस्ड नहीं है, इसलिए क्योंकि सेट्स और फंक्शंस ये दोनों चैप्टर्स एक सबसेट की तरह आते हैं किसी क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन का पार्ट आता है, ठीक है। पूरा का पूरा एक्चुअल क्वेश्चन इससे नहीं पूछता है, क्वेश्चन कहीं और से पूछता है कि भाई ये फंक्शन है, इसका डोमेन ये है, तो इंटीग्रल बताओ इसका, ठीक है। तो अभी तक मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे नहीं जा रहा हूं, जब हम एक्चुअल चैप्टर शुरू करेंगे तब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो ये चीज क्लियर है भाई? अभी भी हमने एक्चुअली मैथ्स जेई का नहीं शुरू किया है, ठीक है, हम पार्ट पार्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, आपको इसका डोमेन बताना है, ठीक है। फाइंड द डोमेन ऑफ डोमेन निकालना है आपको। f of x is equals to 1 divided by 3 minus log of x minus 3 to the base 3, log of x minus 3 to the base 3, ठीक है। चल करो भाई ट्राई, कहां से शुरू करना पड़ेगा? लॉग से शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। 2 raised to the power 13 माइनस करो। हाँ ऋषिकेश, सुध्या ने सही तो कर दिया, अरे सुध्या ने सही तो लिखा था, शायद सही था, वो पता नहीं समझ चल रहा है वो क्या लिखा आपने। आप लोग मुझे फोटोज भेज दिया करो, लास्ट वाले दिन वाली क्लास के 1 घंटे पहले फोटोज भेज दिया करो। आज तो मेरी क्लास थोड़ी लेट खत्म हुई, 12th की 2 बजे शायद खत्म हुई थी। ओके ठीक है, तो चलो सबसे पहले किसको डिफाइन करना है भाई? लॉग को डिफाइन करना है। तो लॉग क्या बोलता है भाई? इसके अंदर केवल पॉजिटिव वैल्यूज आ सकती हैं, तो x माइनस 3 हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसका मतलब x की वैल्यू 3 से बड़ी होनी चाहिए हमेशा, ग्रेटर देन 0। ये तो एक सॉल्यूशन आया, भाई,
इसके बाद की कहानी क्या बोलती है, इसके बाद की कहानी क्या बोलती है भाई, कि मेरा डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए भाई। नहीं हो ठीक सर। है, इस फंक्शन के खानदान ने कभी डिनोमिनेटर में 0 देखा है? अरे कोई भी रैशनल फंक्शन के खानदान ने भाई डिनोमिनेटर में 0 नहीं देखा है। तो फिर मैं बोलूंगा कि चेक करता हूं किस पॉइंट पे 0 आ रहा है, चेक कर लेता हूं किस पॉइंट पे 0 आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा भाई, 3 माइनस लॉग ऑफ x माइनस 3 टू द बेस 3, ये वाली चीज कहां पर 0 आ रही है भाई? देखो तो इसका मतलब होगा कि 3 विल बी इक्वल्स टू लॉग ऑफ x माइनस 3 टू द बेस 3। अच्छा भाई, लॉग से एक्सपोनेंशियल तक चल के जाना है तो क्या करना पड़ेगा भाई, ये वाले 3 को बेस लेकर के ये वाले 3 का पावर दे देना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 3 रेज टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ x माइनस 3, सॉरी लॉग कैसे लगा दे रहा हूं भाई, मैं सब गड़बड़ लिख रहा हूं मैं, इज इक्वल्स टू x माइनस 3। ये वाला स्टेप चमक गया भाई, सभी को चमका ना, पकड़ में आ रहा है ना भाई? यस सर। यस सर। वाला चमका ना भाई। ओम, ये वाला स्टेप समझ में आया बेटा? ओम, ये वाला स्टेप समझ में आया क्या? सर। हाँ ठीक है। अरे यार आज गड़बड़ कर रहा है। हाँ भैया, इसका मतलब यहां से समझ में आ जाएगा कि 27 इज इक्वल्स टू x माइनस 3। सो x की वैल्यू 30 आ रही है, पर क्या x की वैल्यू 30 होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए भाई, नो क्योंकि सर। डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो मैं बोलूंगा कि x, अब मैं इसका फाइनल सॉल्यूशन लिख रहा हूं, फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा, मैं बोलूंगा कि x सारे के सारे रियल नंबर्स हो सकता है, 3 और उसके बड़े, 3 उससे बड़े, लेकिन गलती से भी 30 मत देना उसको, गलती से भी 30 मत देना। ठीक है, चमका भाई? यस सर। आई चीज समझ में? यस सर। यस सर। ओके यस सर। ओके ओके, सेट्स का एक क्वेश्चन है इसके बाद, नोट कर लो बेटा। किया भाई सभी ने नोट? आगे बढ़े? यस सर। यस सर। ठीक है ठीक है। ओके ओके, चलो ये प्रीवियस ईयर बी आर्किटेक्चर का क्वेश्चन है, बी आर्क का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है और अंग्रेजी माध्यम का क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है लेट n बी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, n बी set of natural numbers and a belongs to set of natural numbers, लोअर केस a इन्हीं में से कोई नेचुरल नंबर है, वेयर, अब देखो यहां पर मैं बोल रहा हूं a मल्टीप्लाइड बाय n denotes the set कुछ ऐसा है, set of all ax such that x belongs to natural numbers, अब बोल रहा है if b multiplied by n या b कैपिटल N इंटरसेक्शन, तो ये an एक सेट है। हाँ, सेट के नोमेनक्लेचर में ये चीज नहीं आती है भाई कि केवल कैपिटल नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, पर हमारे पास केवल अल्फाबेट 26 हैं और बहुत सारे सेट्स रिप्रेजेंट करने पड़ते हैं, तो हम उस वाले नोमेनक्लेचर को वायलेट कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, bn इंटरसेक्शन cn इज इक्वल्स टू dn। ठीक है, where b c d are natural numbers, natural numbers greater than 1, natural numbers greater than 1, and GCD BC is equals to 1। ये GCD जानते हो ना भाई? GCD नहीं समझना, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर इक्वल्स टू 1, देन D इज इक्वल्स टू क्या?
D इज इक्वल्स टू क्या? अब ऑप्शन सुनो, ऑप्शन सुनो। इसमें बोल रहा है ऑप्शन ए है मैक्सिमम B कॉमा C। इसका मतलब मैं समझाऊंगा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है मिनिमम B कॉमा C। थर्ड ऑप्शन है B मल्टीप्लाइड बाय C, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन है, डी ऑप्शन है ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन ग्रेटर देन बी एंड सी, ठीक है। एक बार मैं फिर से सभी के लिए क्वेश्चन पढ़ता हूं भाई। सो एन मेरा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। अच्छा क्वेश्चन है, पर आधे मिनट का भी नहीं है, 30 सेकंड का ये क्वेश्चन है केवल, ठीक है। एन मेरा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। यहां पर ये लोअर केस ए है, ये कोई ना कोई नेचुरल नंबर ही है। लोअर केस ए है, कोई ना कोई नेचुरल नंबर ही है। जहां पर ए एन एक सेट है, ये ए एन जो सेट है उसका डेफिनेशन सेट के लिए, सेट का डेफिनेशन है कि वो ए मल्टीप्लाइड बाय सम नेचुरल नंबर है। एक सेट ए एन है जिसमें ए मल्टीप्लाइड बाय, ए मान लो 2 है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, सारे के सारे 2 के मल्टीपल्स आ रहे हैं, ठीक है। अगर ए मेरा 3 है तो सारे के सारे 3 के मल्टीपल्स आ जाएंगे। चमका क्या है? ये सेकंड वाला लाइन चमक गया भाई सभी को? एन का मतलब समझ में आ रहा है भाई? एन का मतलब, एन का मतलब क्या बोल रहा है? एन का मतलब बोल रहा है कि सिंपल सा, सिंपल सा, ये आर्य, आर्या कौन है सर? वही शायद आर्यभट्ट। ओके ठीक है फाइन। मेरी आवाज आ रही है? आर्यभट्ट। सॉरी आपने अपना नाम छोटा कर दिया क्या? सर, नहीं सर, सिर्फ फर्स्ट नेम लिखा है अभी इस बार। हाँ हाँ वही वही, सर नेम नहीं लिखा। ठीक है। हाँ सर। चलो ठीक है। तो देखो तो भाई, n सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, a बिलोंग्स टू कोई नेचुरल नंबर है, an डिनोट्स द सेट वेयर ax इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल ax सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो अगर मैं मान लेता हूं 5 चूज करता हूं, a की वैल्यू 5 चूज करता हूं, तो an क्या होगा भाई? 5, 10, 15, 20। बस कंफ्यूज करने की कोशिश किया है, इंस्टीड ऑफ वो एक्चुअल सेट लिखने के ऐसा लिख दिया है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां पर ये वाली चीज बोल रहा है कि bn इंटरसेक्शन cn, bn इंटरसेक्शन cn एक सेट जिसमें मल्टीपल्स ऑफ b हैं और एक दूसरा सेट जिसमें मल्टीपल्स ऑफ c हैं, इनका जो इंटरसेक्शन वो एक और सेट देता है जिसमें मल्टीपल्स ऑफ d हैं, ठीक है। लेकिन एक और चीज बोल देता है, वो क्या बोलता है कि ये जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर है b और c का, वो 1 है। b और c का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर 1 है, तो d क्या है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर b और c का 1 है, तो d क्या है? B into C. इंटू सी शायद। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, b इंटू सी होगा। अरे कितना आसान है भाई। मैंने क्या किया, जब bn लिखा मैंने, तो bn का मतलब क्या है? मान लो कि एक नंबर है 5। अब देखो b और c का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर 1 है, इसका मतलब ये दोनों रिलेटिवली कोप्राइम है, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर का मतलब तो आपने पढ़ा है ना क्लास 10th में? Yes sir. सभी Yes, जानते हो जीसीडी मतलब ग्रेटेस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जानते हो, एचसीएफ जानते हो ना? यस सर। यस सर। वही होता है, Yes, ये sir. वही होता है जीसीडी, ठीक है, एचसीएफ। तो मैं मान लेता हूं एक 5 है, एक बीएन जो है वो 5 के मल्टीपल्स हैं, तो 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, 20 हो सकता है, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा भाई, ये मान ले रहा हूं, ये बस मैंने सपोज किया है, ठीक है। अब ये दोनों रिलेटिवली कोप्राइम है, तो जो मेरा Cn होगा 5 के अलावा कोई ऐसा नंबर ले लो जो 5 से रिलेटिवली कोप्राइम है भाई। 7। सो ये हो गया 7, 14, 21, 28, 35, 42 एंड सो ऑन, ठीक है। अब बोल रहा है कि इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो dn है, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो dn है। तो ऑफ कोर्स इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है? इन दोनों का इंटरसेक्शन कहां से शुरू हो रहा है भाई? 35 से शुरू होगा सर। 35 इधर कहीं आएगा, 35 फिर नेक्स्ट कब जाके मिलेंगे भाई? जो इन दोनों का, अरे भैया जो इन दोनों का एलसीएम है b मल्टीप्लाइड बाय c, इसके बाद कब मिलेंगे? चलो मैं लिख देता हूं थोड़ा सा आगे।
25 के बाद 70 को आएगा मिलेंगे सर, 70 हाँ 70 को मिलेंगे। 70 35 फिर 40, ये मैं क्या लिख रहा हूँ 5 के मल्टीपल्स लिख रहा हूँ 35 फिर 40 फिर 45 फिर 50 फिर 55 फिर 60 फिर 65 फिर 70। ठीक है, ये खत्म नहीं हुआ, ये डॉट 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 इसके आगे जा रही है कहानी भाई। यहां पर मिला 42 49 56 63 70 77 एंड सो ऑन। ठीक है, तो बी एन इंटरसेक्शन सी एन क्या दे दिया भाई, 35 के बाद सीधा जाकर के मिल रहा है 70 पे। ठीक है, इसका मतलब डीएन में जो एलिमेंट्स आएंगे अब वो आएंगे 35 70 एंड सो ऑन। तो डीएन जो सेट है वो कौन से नंबर के मल्टीपल्स का सेट है, 35 35 क्या है, LCM of BN. हाँ बी रिलेटिवली को प्राइम नंबर्स का एलसीएम उनका प्रोडक्ट ही होता है। तो ये 35 है बी मल्टीप्लाइड बाय सी। ठीक है, तो चलो बिल्कुल सही चमका भाई, यहां पर आंसर हो जाएगा बी मल्टीप्लाइड बाय सी। ठीक है, आई चीज सभी को समझ में, बढ़े आगे। यस सर यस सर, Yes, sir. ठीक है चलो ओके। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अभी डोमेन की बात हो गई, आपको मुझे रेंज बताना है। तो सभी ने नोट कर लिया ना, ये आसान क्वेश्चन था भाई, इतना लंबा क्वेश्चन था, उसका Yes, आंसर sir. डायरेक्टली बीसीबी हो सकता था। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, सेट्स के क्वेश्चंस जेई मेंस में कम आते हैं, सेट्स के क्वेश्चंस जेई एडवांस्ड में ज्यादा आते हैं। ठीक है, इवन दो सबसे इजी चैप्टर है मैथ्स का, पर फिर भी उसके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं जेई एडवांस में। वो एक पार्ट, किसी क्वेश्चन का एक पार्ट रहता है। ठीक है, पूरा क्वेश्चन सेट्स पे नहीं आएगा, किसी क्वेश्चन का पार्ट रहेगा। ठीक है, चल बढ़ते हैं आगे। और अब आपको मुझे बताना है रेंज ऑफ दिस फंक्शन, जहां पर मेरा फंक्शन कुछ ऐसा है, फंक्शन है f of x is equals to x minus box of x divided by 1 plus x minus box of x। इसका आपको बताना है रेंज, ठीक है। तो क्या अप्रोच होना चाहिए मेरा, कैसे शुरू करेंगे इस क्वेश्चन को, क्या अप्रोच होना चाहिए भाई? सर x माइनस बॉक्स ऑफ x तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होगा ना? बिल्कुल सही, x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को, सॉरी x माइनस बॉक्स ऑफ x को फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिखेंगे। ये वाली चीज बहुत पहले बताई थी भाई कि कोई नंबर जैसे 1.3 लिखा हुआ है तो 1.3 क्या होता है, 1.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब 1 प्लस 1.3 का फ्रैक्शनल पार्ट मतलब 0.3। तो कोई फंक्शन x को कैसे लिखते हैं, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होता है भाई, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है सम वेरिएबल x माइनस इट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर। याद आया क्या? यस सर क्या भाई, किसी नंबर 1.3 को कैसे लिखेंगे, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस उसका फ्रैक्शनल पार्ट। तो लिख दिया भाई, वेरिएबल उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस उसका फ्रैक्शनल पार्ट। इसका मतलब फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा भाई, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, चल यहां के बाद मैं ऐसा कुछ बोल सकता हूं कि चलो f ऑफ x को थोड़ा सा सिंप्लीफाई तो कर सकते हैं हम। f ऑफ x को मैंने लिख लिया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x डिवाइडेड बाय 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। इसके बाद क्या करें भाई, इसके बाद क्या करें, ऐसा वाला फॉर्म कहीं देखा सा लग रहा है, +1 -1 +1 -1। चलो ठीक है, +1 -1 खेलेंगे तो कहां तक जाएंगे देख लेते हैं। ओके, ये किसने बोला +1 -1? अथर्व ने बोला। ठीक है, चलो अथर्व के मेथड से सॉल्व करते हैं। देखो तो +1 -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x +1 -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है,
अब अथर्व के अकॉर्डिंग अथर्व क्या चाहता होगा भाई कि जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर में हमने क्रिएट कर लिया, तो ये वाली चीज डिवाइडेड बाय ये वाली चीज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहां से आ जाएगा 1, यहां से आ जाएगा 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, ऐसा कुछ। ओके, इसको मान लो ये मेथड 1 है, मान लो मेथड 1 है, और भी ढेर सारे मेथड्स देखेंगे भाई इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब अगला स्टेप तो चमक गया होगा भाई सभी को। अब कैसे नेक्स्ट स्टेप में मुझे इसका चाहिए रेंज। यस सर, तो फ्रैक्शनल पार्ट का इंडिविजुअली रेंज निकालेंगे। हाँ, तो देखो, तो अब देखो फ्रैक्शनल पार्ट को पकड़ो, देखो भैया 0 यहाँ से 1 के पर, बीच में सर। हाँ, इसको पकड़ोगे और फिर क्रिएट कर दो पूरा फंक्शन, इसको पकड़ के पूरी चीज क्रिएट कर दो। ठीक है, तो देखना ध्यान से, सीखना भाई कैसे करते हैं। आपको पता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है भाई ऋषिकेश, कहां से कहां तक लाई करती है? 0 से लेके 1 के बीच में। क्या 1 के बराबर कभी हो सकती है? No, हो sir. सकती। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x तो वहां पर है नहीं भाई, हमने वापस जाके देखा तो हमने बोला ये तो 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की बात कर रहा था, तो थ्रू आउट 1 ऐड कर देते हैं। ठीक है, थ्रू आउट 1 ऐड कर दिया, तो इधर किया मैंने +1, इधर किया मैंने +1, इधर किया मैंने +1। ठीक है, ये कुछ ऐसा हो गया, ये कुछ ऐसा हो गया, तो यहां पर बन गया मेरा LHS 0 + 1 दैट इज 1 लेस देन इक्वल्स टू 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज लेस देन 2, 1 + 1 दैट इज 2। ठीक है, अब जैसे ही मैं यहां पर लूंगा रेसिप्रोकल, तो सानी का बेटा रेसिप्रोकल लेने के बाद दुनिया पलट जाएगी क्या भाई इस इनइक्वालिटी की? रेसिप्रोकल ले रहे हैं, रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या होगा, ये ऐसा बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। रेसिप्रोकल ले लिया भाई, संसार पलट गया भाई एकदम से, जज्बात बदल दिए। वाला देखा है तुमने मीम क्या बोलते हैं, एकदम से वक्त बदल दिया 117 के बाद, एकदम से देखा तुमने सर पाकिस्तानी इसका पाकिस्तानी वाला। ठीक है, सो वैसा ही कुछ हो रहा है भाई, यहां पर इनइक्वालिटीज पलट जाएंगी। जब 1 ले लेंगे तो इनइक्वालिटीज पलट गई, सो अब ये हो जाएगा 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 दिस थिंग ग्रेटर देन 1/2। चमका क्या ये वाला स्टेप भाई? नहीं चमका, Yes, sir. नहीं चमका। हम क्या कर रहे हैं समझ में आ रहा है ना? मैं ये वाली पूरी चीज क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं भाई, ये वाली पूरी चीज क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं। देखो मसाला मिल चुका है यहां पर, मसाला क्या है भाई? ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है भाई, अब पूरी की पूरी सब्जी बनानी है। ठीक है, सो मसाला मिल चुका है, सब्जी बनानी है, और पूरा अभी भी पूरा क्रिएट नहीं हुआ है, अभी भी काफी दूर है, हम अपने गोल से काफी दूर हैं। तो देखो, तो अब नेक्स्ट स्टेप में ये वाली चीज क्रिएट करने में नेक्स्ट स्टेप क्या है भाई? इसको क्या देना पड़ेगा? नेगेटिव सर मल्टीप्लाइंग बाय नेगेटिव। नेगेटिव साइन से फिर से वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, वही वाली चीज होगी क्या भाई? नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई Yes, sir. किया तो -1 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी हो गया 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब फिर से लेस देन इक्वल्स टू -1 ग्रेटर देन 1/2। ठीक है, और अब आखिरी ट्रांसफॉर्मेशन चेरी ऑन द केक, +1 कर देंगे, +1 कर देंगे सर -1/2 आएगा। -1/2। अरे भैया कितना कम वक्त बदला मैंने भाई। ठीक है, ये क्या बोलते हैं इसको, ये मेरे से गलती हुई थी, बट हाँ मैं अगले स्टेप में समझ जाता कि हाँ वो गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, क्योंकि मैंने मन में उसका आंसर बना लिया था कि उसका आंसर तो ये आ रहा है। ठीक है, सो ओके और हाफ के बीच में लाइक रहेगा, या समवॉट लाइक दैट। करेक्ट है। तो देखो तो भैया सर बीच वाला जो नहीं है, वही क्या ओके सर वही आएगा। हाँ। सो बीच वाला जो अरे इनइक्वालिटीज के बीच में भाई जो सैंडविच बना हुआ है, ये वाली चीज, ये तो मेरा फंक्शन आ गया, और इस फंक्शन की वैल्यू यही तो मेरा f(x) है, और f(x) की वैल्यू क्या कहलाती है भाई? f(x) का आउटपुट क्या बोलते हैं? डोमेन या रेंज? रेंज होता है। तो ये हो जाएगा, इसका रेंज निकलेगा, f(x) की वैल्यू लाई करेगी
यहां पर भी मैंने +1 किया, तो +1 -1 हो गया 0, लेस देन +1 -1/2 हो गया +1/2। तो f ऑफ x की वैल्यू 0 से लेके +1/2 के बीच में लाई कर रही है। इसका मतलब रेंज क्या हो जाएगा भाई, 0 से लेकर के हाफ के बीच में हो जाएगा। ठीक है, चमका क्या? सभी अच्छे से देख लो भाई। अगर sir. ये सारी चीजें Yes, नहीं समझ में आएंगी तो फिर डोमेन रेंज पढ़ने का कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है, फिर सेकंड ईयर में बोलोगे कि सर तो आपने तो ये पढ़ाया ही नहीं था। ठीक है, पर पढ़ाया था, आपने पढ़ा नहीं था, ऐसा हो सकता है, पर तुमने तो पढ़ भी लिया भाई। तुम तो काफी चतुर चालाक हो। मैं कल हिंदी कमेंट्री देख रहा था आईपीएल में, बोलता है, कल नहीं, डे बिफोर यस्टरडे, बोलता है ये चतुर चालाक चहल ने विकेट गिरा दिया, तुरंत चेंज किया भाई, ये तो पूरा बॉट लगा दिया। सर आरसीबी का प्रमोशन मत करिए। अरे आ गए भाई, आरसीबी फुल फॉर्म में है सर। हाँ तो जीत गया ये आईपीएल, जीत गया। मैं तो क्यों कर ही रहा है आईपीएल, तो वही अभी ये फॉर्म में है, फाइनल में जाके हारेगा उतने। पर फाइनल में जा रहा है ना भाई, वो भी बड़ी अचीवमेंट है यार, फाइनल। हाँ सर। ओके, सो मेथड 1 तो ऐसा है। मेथड 2 के ऊपर कोई रोशनी डालना चाहेगा क्या? कोई और मेथड हो सकता है क्या इसको सॉल्व करने का? कोई दूसरा मेथड जो मैं बता चुका हूं पर चमक नहीं रहा है, अभी चमक नहीं रहा है। दूसरा मेथड कुछ कुछ बताया है, ऐसा ही सेम चीज ऊपर नीचे दिखने लग जाए तो क्या करना चाहिए? थोड़ा सा रोशनी डालूं क्या मैं? थोड़ा सा चमकाने के लिए रोशनी डालूं भाई? चल देखो, f ऑफ x का दूसरा नाम y ऑडियो Y. कोई बंद कर दो। f ऑफ x का दूसरा नाम y, तो y की वैल्यू लाई कर रही है, सॉरी y की वैल्यू है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x डिवाइडेड बाय 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ऐसा कुछ है। ठीक है, क्लियर है? मुझे y की वैल्यू चाहिए क्योंकि y मेरा रेंज बताता है। ठीक है, अब देखो तो फूक फूक के कदम रखेंगे भाई। ठीक है, सबसे बेस्ट मेथड था जो अथर्व ने बताया, उससे आसान कोई दूसरा मेथड नहीं है। ठीक है, तो जो दूसरा वाला मेथड है वो इजी नहीं है, वो इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही एक क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूं जो बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो यहां पर अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं इसको तो ये हो जाएगा y प्लस y टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ये वाला स्टेप तो आएगा, सभी को चमक गया होगा भाई? Yes, sir. अच्छे से आ गया होगा। अब इसका नेक्स्ट स्टेप आप समझ गए क्या मैं क्या करना चाहता हूं? नहीं चमक रहा है अभी भी। x in तो terms फ्रैक्शनल पार्ट को ये करना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड पे अकेले रखना चाहिए। करेक्ट, तो देखो तो बस चमक गया भाई। ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस y टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, बहुत सही भाई, बहुत सही। ठीक है, अरे मेरे को x बोल रहा हूं, y लिख रहा हूं मैं, x बोल रहा हूं, y लिख रहा हूं। ठीक है, ओके, लिख दिया भाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब क्या करें, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को अकेला निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू सर कॉमन लेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कॉमन ले लिया तो बना 1 माइनस वाई। 1 माइनस वाई, इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या है? y डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई। ठीक है, y डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई। लेकिन संसार इस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू कहां से कहां तक मानता है भाई? 0 से लेकर के 1 के बीच में। इसका मतलब मेरी y की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है? सॉरी, y डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है? 0 से लेके 1 के बीच में, 0 से लेके 1 के बीच में। तो क्या यहां से y की वैल्यू निकल सकती है? यहां से y की वैल्यू कैसे निकलेगी? सर y कैंसिल हो जाएगा। no sir ओके, देखो यहां पर दो इक्वेशंस बनेंगे। देखो ध्यान से देखना, यहां तक सभी को समझ में आया भाई? पहले बताओ इस स्टेप तक किसी को कोई डाउट? Yes, sir. इस वाले स्टेप तक कोई भी डाउट? चिन्मय बेटा कोई डाउट है क्या? समझ में आया? चमका क्या? नहीं चमका? सितारा लेके आता हूँ। हाँ ठीक है। खुशी कहाँ घूमने गए थे बेटा? अरे तो मतलब वहां घूमने गए थे या कोई रिश्तेदार है? आया तरुण?
ओके देखो यहां पर एक्चुअली ये दो इनइक्वालिटीज का मिश्रण है भाई, ठीक है। वो दो इनइक्वालिटीज कौन कौन सी हैं? एक इनइक्वालिटी है 0 इज लेस देन इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई, इससे कुछ सॉल्यूशन आने वाला है। दूसरी इनइक्वालिटी है y अपॉन 1 माइनस वाई इज लेस देन 1, ठीक है। और इन दोनों के कॉमन सॉल्यूशन आपको निकालने हैं, ठीक है, ठीक है, इन दोनों के कॉमन सॉल्यूशन निकालने हैं। अच्छा भाई, तो अब इस वाले इनइक्वालिटी के बारे में सोचते हैं, इस वाली इनइक्वालिटी के बारे में सोचते हैं, ठीक है। ये है y डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो अरे भैया इसके लिए, इसमें y की वैल्यू निकालने के लिए किसको बुलाना पड़ेगा? किसको याद करें? नहीं चमका, वेवी कर्व को बुलाओ भाई। ऊपर वाले के लिए y की वैल्यू 0, नीचे वाले के लिए y की वैल्यू 1, ठीक है। इसके जीरोस निकाल लिए, फिर क्या करेंगे? 1 से बड़ी कोई वैल्यू देंगे। 1 से बड़ी कोई वैल्यू देंगे तो क्या पूरा का पूरा नेगेटिव हो जा रहा है? देखो तो 3 दे दो, तो 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 दैट इज माइनस ऑफ 2, नेगेटिव हो जा रहा है। तो मेरा वेवी कर्व कहां से शुरुआत करेगा भाई अपने सफर की? यहां से शुरुआत किया, पॉजिटिव नीचे से नेगेटिव हो गया। संसार को क्या चाहिए भाई? हमसे पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो बोलेंगे कि यहां से y की वैल्यू बिलोंग कर रही है, y की वैल्यू बिलोंग कर रही है, x की वैल्यू y की वैल्यू 0 हो सकती है, ऑफ कोर्स 0 हो सकती है। और वेवी कर्व तो इतना बताया कि 0 से 1 के बीच में, लेकिन y की वैल्यू 1 हो सकती है क्या भाई? पाप पड़ेगा। नो सर, पाप 0 का पड़ेगा। डिनोमिनेटर। हाँ, तो 0 से लेके 1 के बीच में हो सकती है। इससे कोई फायदा नहीं हुआ। आपको समझ में आ गया सर? मेहनत किया लेकिन कोई फायदा हुआ नहीं, ठीक है। दूसरे वाले में भी तो वेवी कर्व यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान देना भाई, वेवी कर्व हम यूज कब करते हैं? जब मेरा RHS 0 हो, जब मेरा RHS 0 हो। यहां पर तो RHS 0 नहीं है, तो RHS को 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा अनीशा? सर डायरेक्ट मल्टीप्लाई सर मल्टीप्लाई करके मिल सकता है था सर। नहीं नहीं नहीं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, बताऊंगा इन इक्वेशंस में डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है। ओके, -1 करने को पड़ेगा। तो y माइनस वैल्यूज भी ले सकता है ना, तो अगर वो नेगेटिव वैल्यू आ तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। हाँ अच्छा, तुम एक्सप्लेन कर रहे हो कि क्यों क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। हाँ हाँ वही चीज है, y नेगेटिव वैल्यूज भी ले सकता है, वो नेगेटिव उधर जाएगा तो इनइक्वालिटी चेंज हो सकता है, तो हमेशा वो इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो अभी से आप ये चीज याद रख लो भाई कि ये जो हम लोग बचपन में किया करते थे ना, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये नहीं करेंगे आपसे, पाप पड़ेगा, ठीक है। तो करेंगे क्या भाई? हमेशा वेवी कर्व के ऊपर डिपेंडेंट हो जाओ, हमेशा वेवी कर्व के ऊपर डिपेंडेंट हो जाओ, ठीक है। वेवी कर्व कब यूज करते हैं? जब मेरा RHS 0 हो जाए, RHS ऑफ राइट हैंड साइड ऑफ इन इक्वेशन 0 हो जाए, ठीक है। तो पहले इन इक्वेशन को 0 करने की कोशिश करो, आप घबराओ मत। आपको लग रहा होगा कि सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट अभी क्यों नहीं समझा रहे हैं भाई, आज ही हम पढ़ेंगे शायद इनइक्वालिटीज, तब मैं बता दूंगा इनइक्वालिटीज की प्रॉपर्टी में। वैसे कुछ लोगों को चमक गया है कि क्यों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं वहां पर सुटेबल मीन्स है। अच्छा, अब RHS को 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो 1 को बुला लो भाई अपने LHS में, ये हो जाएगा y डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई माइनस 1 इज लेस देन 0। अरे ये तो कर सकते हैं ना भाई, ये तो कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। यस सर। तो यहां से, अच्छा यहां से हम ऐसा बोल सकते हैं कि y माइनस 1 प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई इज लेस देन 0, ठीक है। ले लिया एलसीएम। अब देखो ऊपर वाला है 2y माइनस 1, नीचे वाला है 1 माइनस वाई लेस देन 0। फिर से याद करना पड़ेगा, जब RHS बन गया 0, जब RHS बन गया 0 तब याद करेंगे। किसको याद करेंगे भाई? वेवी कर्व को, ठीक है। वेवी कर्व। तो फिर से बुलाओ वेवी कर्व को। वेवी कर्व पूछेगा कि भाई आपके जीरोस कौन कौन से हैं, तो आप बोलोगे एक तो 1/2 है, एक तो 1/2 है और दूसरा क्या है? 1 है, ओके, दूसरा 1 है, ओके। अब 1 से बड़ी कोई वैल्यू देंगे, 1 से बड़ी अगर कोई वैल्यू देते हैं तो देखो तो
नीचे वाला 1 से बड़ी कोई वैल्यू दे रहे तो नीचे वाला नेगेटिव हो जाएगा, ऊपर वाला पॉजिटिव रहेगा। 1 से बड़ी कोई वैल्यू दे दो, 3 दे देते हैं, तो ऊपर वाला 3 2 6 -1 दैट इज +5, नीचे वाला 1 - 3 दैट इज -2, तो नेगेटिव हो जा रहा है। तो वेवी कर्व किधर से किधर तक लाई करेगी भाई? वेवी कर्व लाई करेगी ऐसे कुछ, फिर से नेगेटिव से शुरू होगी, पॉजिटिव आएगी, फिर ऐसे चली जाएगी। ठीक है, ऐसे ही जा रही है ना, वेवी कर्व नेगेटिव से शुरू होगी, पॉजिटिव आएगी और ऐसे चली जाएगी। हाँ ठीक है, ऐसे हो जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यहां से सॉल्यूशन क्या मिलेगा भाई? वापस जाके देखो कौन सी इनइक्वालिटी की बात हो रही थी भाई? लेस देन वाली, लेस देन 0 वाली। ठीक है, तो अभी के लिए इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा? जहां जहां पर नेगेटिव वैल्यूज मिल रही हैं, मतलब ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ठीक है, तो दूसरे वाले से क्या सॉल्यूशन मिला भाई? -∞ से 1/2 ओपन होगा या क्लोज्ड होगा? सर ओपन होगा, क्योंकि 1/2 रखेंगे तो एग्जैक्टली 0 आ जाएगा, तो यहां पर ओपन कर दिया। इधर तो खिड़की खुली ही रहती है, यूनियन 1 से लेकर के इंफिनिटी तक यहां पर भी ओपन होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। अच्छा, अब हमें चाहिए इनके कॉमन सॉल्यूशन। इसके लिए कॉमन सॉल्यूशन चाहिए। किसका कॉमन सॉल्यूशन चाहिए भाई? इस वाले का 0 से लेकर के 1 के बीच में जो वैल्यूज लाई कर रही हैं, और इस वाले का कॉमन सॉल्यूशन। ठीक है, तो करते हैं भाई, निकालते हैं इनके कॉमन सॉल्यूशंस। कॉमन सॉल्यूशन के लिए आप चले आओ रियल नंबर लाइन पर, अभी लेके आ जाता हूं मैं आपको रियल नंबर लाइन पर। आप आ गए रियल नंबर लाइन पर, तो ये देखो, तो रियल नंबर लाइन पर कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट्स लग रहे हैं जहां पर डिस्कशन हो सकती है? एक है पॉइंट 0, एक है हाफ और दूसरा है 1। तो पहले वाले से क्या मिल रहा है भाई? पहले वाले से 0 से लेकर के 1 के बीच में, पहले वाले से 0 को इंक्लूड किया और 1 को एक्सक्लूड कर दिया, तो पहले वाले से ये बन रहा है सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरे वाले से क्या मिल रहा है? -∞ से लेकर के 1/2। अच्छा भाई, -∞ से लेकर के 1/2 पर ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा, और फिर 1 पे ओपन करेंगे यहां से लेकर के इंफिनिटी तक। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूंगा बेटा इसका कॉमन सॉल्यूशन क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे 0 और हाफ के बीच में, 0 और हाफ के बीच में, तो ये दोनों मिल रहे हैं भाई, तो 0 से हाफ के बीच में सारी वैल्यू खा सकते हैं, केवल एक वैल्यू नहीं खा सकते। अरे नीचे वाला खा सकता, ऊपर वाला नहीं खा सकता। कौन सी वैल्यू? 1/2। तो यहां पर बोलेंगे कि x बिलोंग्स टू, अभी भी 0 से लेकर के हाफ हो जाएगा। ठीक है, चमका। और कोई मेथड जानना है भाई कि पेट भर गया? और कोई मेथड जानना है या पेट भर गया? सर कोई है क्या दूसरा? तो ऐसे जैसे मैंने सोचा था वो इन दोनों में से दोनों ही नहीं है। देखो मैं कैसे करता हूं। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या P/Q के फॉर्म का हो सकता है? चलो मेथड 3 बता रहा हूं, सभी को जानना है या रहने दो? यस सर, जानना है ना भाई, सोना नहीं है। ठीक है, मैथ्स की क्लास हमेशा दोपहर में ही होगी, क्योंकि सुबह 12th में क्लासेस होती हैं। ठीक है, सो नहीं तो अगली बार से 12th वाले बोलेंगे कि सर हमें नींद आ रही है। ठीक है, तो ये सिलसिला चलता ही रहेगा। ओके, सो देखो मैं कैसे करता हूं। मेथड 3 देख रहे हैं आप, चाहो तो ये वाला फॉलो कर सकते हो। इसमें क्या करता हूं मैं कि जब भी फ्रैक्शनल पार्ट आता है तो मैं अपने मन में सोच लेता हूं कि फ्रैक्शनल पार्ट जो है ये कुछ ऐसा था, y इज इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x डिवाइडेड बाय 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, तो मैंने क्या सोचा कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, क्योंकि एक नंबर है जो 0 से लेके 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो वो पक्का एक रैशनल नंबर का फॉर्म ले सकता है। ठीक है, मतलब इर्रेशनल भी होगा 0, मतलब 0 से लेकर के 1 के बीच में कोई इर्रेशनल नंबर भी होगा, पर उसको मैं P/Q के फॉर्म में अगर लिख पाऊं तो मैं कोई भी नंबर जो है 0 से लेकर के 1 के बीच में फ्रैक्शनल पार्ट है, पक्का वो इर्रेशनल भी होगा, लेकिन मैं मान ले रहा हूं कि अगर वो रैशनल वाला टर्म ही ले रहा हूं अभी, तो उसको P/Q के फॉर्म में लिख सकता हूं। फिर से समझना भाई, बिल्कुल करेक्ट मेथड नहीं है, बस सोचने की बात है कि मैंने कैसे सोचा, ये चीज मैं समझा रहा हूं आपको। ठीक है, चमक रहा है ना? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को P/Q का फॉर्म दे रहे हैं, लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इर्रेशनल नंबर भी हो सकता है,
और जब इररेशनल होगा तो वो P अपॉन Q के फॉर्म में, जहां पर P एंड Q आर इंटीजर्स, HCF P एंड Q नॉट इक्वल्स टू 1, ये वाली सारी चीज वो रैशनल के लिए है केवल, ठीक है। वो इररेशनल भी हो सकता है, मैं बस चेक करूंगा, ठीक है। और यहां पर एक और इंटरेस्टिंग सी चीज मिलेगी भाई कि P की वैल्यू हमेशा Q से छोटी होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही P की वैल्यू Q के बराबर हो जाएगी, फ्रैक्शनल पार्ट का आउटपुट क्या आ जाएगा? greater than 1. P की वैल्यू जब Q के बराबर हो जाएगी तो फ्रैक्शनल पार्ट का आउटपुट क्या आ जाएगा? 1। अरे P और Q बराबर होगा तो 1 आएगा ना भाई आउटपुट, 1 Yes, आ sir. जाएगा। अच्छा, तो मैंने क्या किया, मैंने अपने दिमाग में सोचा कि ये भाई ये ऊपर में P अपॉन Q का फॉर्म बनने वाला है, नीचे में भी 1 प्लस P अपॉन Q का फॉर्म देने वाला है, ठीक है। तो ऊपर वाला P अपॉन Q और नीचे वाला Q प्लस P अपॉन Q, ऐसा कुछ बनेगा। तो ये वाली चीज मिल जाएगी मुझे, ये वाली चीज मिल जाएगी मुझे P अपॉन Q प्लस P, ठीक है। अब मिनिमम वैल्यू, क्या P की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है? देखो तो फ्रैक्शनल पार्ट की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, इसका मतलब मेरा P 0 भी हो सकता है, मेरा P 0 भी हो सकता है। तो Y की मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगी भाई? जब P 0 हो जाए तो Y की मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगी? 0. नहीं समझ में आ रहा तो बोल दो भाई, गिव अप कर दिए। सर ठीक उस है। स्टेप से एक बार और समझाओ ना। कौन से स्टेप से? सर P अपॉन Q अपॉन Q प्लस P। हाँ, उसके बाद Q से Q कैंसिल कर दिया तो P अपॉन Q प्लस P आ गया। अब मैं सोच रहा हूं P की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? P की सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है? 1 से छोटा रखना है तो P की सबसे बड़ी वैल्यू, अरे P की सबसे बड़ी वैल्यू हो सकती थी Q, तब 1 हो जाता। तो P की वैल्यू हमेशा Q से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू P कब लेगा? जब P खुद Q के बराबर बन जाए। शायद मैक्सिमम वैल्यू तब लेगा जब P Q के खुद बराबर बन जाए। तो जब P एग्जैक्टली Q के बराबर आ जाएगा तो ऐसा हो जाएगा Q डिवाइडेड बाय Q प्लस Q, दैट इज 1/2। लेकिन क्या एग्जैक्टली कभी Q के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। No, एग्जैक्टली sir. कभी Q के बराबर नहीं हो सकता, तो 1/2 के कभी एग्जैक्टली बराबर नहीं होगा, 1/2 से हमेशा छोटा रहेगा, ठीक है। चमका क्या भाई? ये वाली चीज चमकी? यस सर। यस सर। Yes, sir. तो फिर से सुनना, ये मेथड बिल्कुल करेक्ट नहीं है, इसलिए मैंने नहीं पढ़ाया है, ठीक है। मैं बस बोल रहा हूं कि सोचते ऐसे हैं, ऐसे भी सोच सकते हैं, ठीक है। तो अगर एग्जाम में कभी आ जाए और अगर प्रूफ करके एकदम एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकालना हो तो भाई यही सारे मेथड्स, ये वाला मेथड या जैसे अथर्व ने बोला ये वाला मेथड, यही दोनों मेथड्स बिल्कुल करेक्ट हैं, ठीक है। ये जो लास्ट में मैंने सोचा ये 100% करेक्ट नहीं है, ठीक है भाई। बढ़े आगे? Yes, sir. यस सर। ओके ठीक है, चलो एक लंबा सा क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर बीआर का क्वेश्चन है, और इसको करने में देखते हैं कितना हम मिनट लगते हैं, कितने मिनट टाइम लगता है हमें, ठीक है। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है भाई, अंग्रेजी भाषा का प्रदर्शन होगा इसमें। अ स्कूल awarded 38 medals in football, 15 in basketball, 15 medals in basketball। सर वो मॉड्यूल में का क्वेश्चन है। हाँ सर मॉड्यूल। ये सर ऑलरेडी किया है वो। हाँ सर। इसमें एक अच्छा ठीक है मैं बताता हूं। इसमें बी आर्किटेक्चर में क्या गिवन था? एक 5 वाला टर्म गिवन था। बी आर्किटेक्चर में एक 5 टर्म गिवन था। क्या मॉड्यूल में वो 5 गिवन है? नो सर। तो चक्कर यही है कि No, sir. उन्होंने वो 5 एक एक्स्ट्रा इनपुट दे दिया था 5, और उस 5 की जरूरत नहीं है, ठीक है। मुझे यही सिखाना था कि बी आर्किटेक्चर जेई मेंस के बाद 1 घंटे या 2 घंटे का एग्जाम होता है। बिल्कुल जेई मेंस के मैथ्स का जो लेवल होता है वो बी आर्किटेक्चर का भी लेवल होता है। उन्होंने केवल क्वेश्चन में कंफ्यूज करने की कोशिश की थी। उन्होंने इसके बाद क्या दिया था कि 20 प्ले क्रिकेट, और उसके बाद उन्होंने बोला था टोटल 58 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 3 स्टूडेंट्स को सारे के सारे गेम्स में मेडल मिल गया। और लास्ट में वो बोलते हैं कि 5 गॉट मेडल इन बोथ बास्केटबॉल एंड फुटबॉल, ठीक है। तो ऐसे कितने लोग हैं जिनको एग्जैक्टली 2 गेम्स में मेडल्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट था, ये वाला पार्ट का जरूरत ही नहीं था क्वेश्चन में, ठीक है। लोग हो सकता है सोचेंगे कि ये वाले 5 को भी कहीं यूज करें, ठीक है। सो ये वाले पार्ट का जरूरत नहीं था, मुझे केवल यही सिखाना था, ठीक है। तो छोड़ दें इस क्वेश्चन को तो भाई। चॉइस होता है ना?
हाँ बेटा, वो बी आर्किटेक्चर पेपर हाँ हाँ वो चॉइस वाला होता की है। देना ही पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, क्या हो रहा है मैं आपको ट्रेंड बता रहा हूं। जेई मेंस का लेवल हर साल नीचे गिरते जा रहा है, ठीक है। जेई मेंस अपना लेवल बहुत नीचे गिरा चुका है, लगभग सीईटी लेवल से थोड़ा ऊपर है। ओके, 2012 के अराउंड जब जेई मेंस का नाम जेई मेंस नहीं था, उसको एआई ट्रिपल ई बोलते थे, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो उस बीच में क्या होता था कि बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते थे, ठीक है। उस समय भी बी आर्किटेक्चर के पेपर्स होते थे। उस समय बी आर्किटेक्चर के जो पेपर्स होते थे उनके जो क्वेश्चंस थे, बी आर्किटेक्चर का पेपर अगर मैं ऑन ए स्केल ऑफ 1 to 10, ऑन ए स्केल ऑफ 1 to 10 मैं सारे के सारे पेपर्स को डिफाइन करूंगा, तो मान लो जेई एडवांस्ड अगर 10 पे है तो जेई मेंस मान लो 7 पे है, ठीक है। जेई मेंस 7 पे है और एआई ट्रिपल ई का पेपर कहीं ना कहीं 8 पे होता था, ठीक है। अब जेई मेंस हर साल अपना लेवल नीचे गिराते जा रहा है, हर साल अपना लेवल नीचे गिराते जा रहा है। बहुत ही बेकार पेपर बनाते हैं वो लोग, जिसके क्वेश्चंस मुश्किल से आधे घंटे में हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि जो पुराने वाले एआई ट्रिपल ई के पेपर्स होते थे, उनका उनसे थोड़ा सा कम लेवल का पेपर होता था बी आर्किटेक्चर का, ठीक है। तो जो पुराने बी आर्किटेक्चर के क्वेश्चंस हैं, अब दे आर इक्विवेलेंट टू द लेवल ऑफ न्यू जेई मेंस, न्यू जेई मेंस, ठीक है। इसलिए बी आर्किटेक्चर के पेपर्स भी इंपॉर्टेंट है नए वाले जेई मेंस में अच्छा करने के लिए, ठीक है। तो हमें कहीं ना कहीं जेई मेंस हमारा कैलकुलेशन टेस्ट कर रहा है, जैसे सीईटी कैलकुलेशन टेस्ट करता है बहुत हद तक। एक छोटा सा क्रिटिकल पॉइंट पूछेगा और उसके बाद कैलकुलेशन टेस्ट करेगा। वही जेई मेंस, सॉरी वही जेई एडवांस्ड आपका पूरा का पूरा थ्योरी वाला पार्ट टेस्ट करेगा। सो जेई एडवांस्ड में मोर और लेस 3-4 कॉन्सेप्ट्स एक साथ मिलके आ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए बी आर्किटेक्चर के पेपर्स थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए प्रीवियस ईयर। चमका क्या भाई, सभी को समझ में आया? किसी को और कुछ पूछना है इसके बारे में? यस सर। यस सर। पूछना है? नहीं पूछना है? तुम कुछ जानना चाहते हो और नहीं? ठीक है ठीक है, चलो मैं ये क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बस मुझे ये सिखाना था कि वो जो 5 दिया हुआ है वो इररेलेवेंट है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और बी आर्क में पूछा था, ओके फाइन। सो चलो ये वाला क्वेश्चन हो गया, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखा था ना, अच्छा पीछे हो गया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला इक्वेशन गिवन है, x की वैल्यूज निकालनी है आपको, ठीक है। गिवन है बॉक्स ऑफ x अपॉन 2 प्लस बॉक्स ऑफ x अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 5x अपॉन 6, 5x अपॉन 6, ठीक है। तो बोल रहा है कि, और ये बॉक्स का मतलब इस बॉक्स का मतलब जान लो, दिस बॉक्स इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। बॉक्स मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो बोल रहा है x क्या क्या है भाई? x है, ऑप्शंस में है x मल्टीपल्स ऑफ 3 है, 3, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन। ऑप्शन बी है ये मल्टीपल्स ऑफ 6 है, 6, 12, 18, 24 एंड सो ऑन। x मल्टीपल्स ऑफ 9 है, 9, 18, 27, 36 एंड सो ऑन। या फिर x मल्टीपल्स ऑफ 6 अपॉन 5 है, 6 अपॉन 5, 12 अपॉन 5, 18 अपॉन 5 एंड सो ऑन। ओके, तो देखो तो पहला स्टेप चमक रहा है कि नहीं आपको? फूक फूक के कदम रखना है भाई। फिर उसको कन्वर्ट करना है क्या, मतलब इंटीजर माइनस फ्रैक्शनल पार्ट में? करेक्ट है, कन्वर्ट करना है, किसी स्टेप में कन्वर्ट करना है, लेकिन उसके पहले एक चीज चमकनी चाहिए। इसके पहले एक और छोटा सा चीज चमकना चाहिए, और ये वाली चीज बहुत क्रिटिकल पॉइंट है इस तरह के क्वेश्चंस में, जहां पर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। बहुत क्रिटिकल पार्ट है। सर x upon 2 plus x upon 3 will give us 5x upon 6. नहीं, वैसी कोई चीज नहीं है सर उन दोनों का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करने के बाद
RHS के डिनोमिनेटर के 6 के साथ कुछ है क्या? नहीं, आप पूरा LHS देखो ना, पूरा LHS देखो, LHS से आउटपुट क्या आ रहा है? एलसीएम LHS से आउटपुट एक इंटीजर आ रहा है। सर मतलब 5 into x/6 भी इंटीजर ही रहना चाहिए। हाँ, 5x/6 भी एक इंटीजर रहना चाहिए। LHS से जब आउटपुट इंटीजर आ रहा है तो 5x/6 भी एक इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा? 5x/6 विल बी सम इंटीग्रल वैल्यू n। ठीक है, ये पहली चीज चमकनी चाहिए इस तरह के क्वेश्चन में। ऐसे दो इक्वेशंस बनते हैं, सुन लो, पहले सुन लो। दो तरह के इक्वेशंस बनते हैं। कभी कभी क्या बोलता है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड करो। ठीक है, उसमें क्या करता है कि LHS में सब कुछ दे देगा, x² प्लस मॉडुलस ऑफ x प्लस x⁴ ऐसा ऐसा कुछ। ठीक है, उस क्वेश्चन का भी क्रिटिकल पॉइंट यही रहता है कि आपका LHS हमेशा पॉजिटिव है। LHS हमेशा पॉजिटिव है, वहां पर ये चेक करते हैं। कभी कभी क्या होता है, x के इवन पार्ट्स दे देता है और मॉडुलस फंक्शन दे देता है LHS में, और RHS में कोई सिंगल्स की वैल्यू दे देगा, x³ ऐसा दे देगा। ठीक है, तो आपको वहां पर भी ये चीज चमकनी चाहिए कि जो आपका LHS है अगर वो हमेशा पॉजिटिव है तो आपका RHS भी हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, इस फॉर्मेट के दो क्वेश्चंस होते हैं, एक ये वाला जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, और एक ये वाला जो हम कभी ना कभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग ग्राफ्स के सॉल्यूशंस नहीं निकालना सीख रहे हैं, इसलिए उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो चमका भाई, पॉजिटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू से कंपेयर करते हैं, इंटीजर को इंटीजर से कंपेयर करते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस में। ठीक है, अब बढ़े आगे। Yes, sir. Yes, sir. यस सर अब बच्चे कहाँ गड़बड़ करते हैं, और बचपन में मैं भी यहाँ गड़बड़ कर दिया करता था। देखो, तो मुझे पता चल गया कि 5x/6 क्या होना चाहिए भाई। पहले तो सबसे पहले पता चल गया LHS एक इंटीग्रल वैल्यू है। ठीक है, यहां पर दिया हुआ है जो LHS वो एक इंटीजर है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक इंटीजर होता है, इसलिए RHS भी एक इंटीजर होना चाहिए, इसलिए RHS भी एक इंटीजर होना चाहिए। बिल्कुल, अच्छा, समझ में आ गया भाई। अगर RHS एक इंटीजर होना चाहिए तो 5x/6 एक इंटीग्रल वैल्यू होनी चाहिए। 5x/6 ये एक इंटीग्रल वैल्यू होनी चाहिए n, जहां पर n कोई भी नेचुरल नंबर नहीं, जहां पर n कोई भी इंटीजर हो सकता है, जहां पर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स को z से डिनोट करते हैं। ठीक है, बताया था ना ज़हलान, यस सर। सहलन या ज़हलान, जो भी प्रोनाउंस करो उसको। ओके, सो 5x/6 कुछ ऐसा है। अच्छा भाई, तो इसका मतलब x क्या है? 6/5 6/5 है। ठीक है, अब बचपन में जब मैं ऐसे क्वेश्चंस देखा करता था तो मैं यहां पर इसी स्टेप पे गिव अप कर देता था कि भाई हाँ, सॉरी, n होना चाहिए, x 6/5 टाइम्स ऑफ n के फॉर्म का होना चाहिए, 6/5 टाइम्स ऑफ मल्टीपल ऑफ 6/5 होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 6/5 होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, पर कहानी कुछ और है भाई, कहानी कुछ और है। अभी मैंने इक्वेशन तो देखा ही नहीं, मैंने दोनों वैल्यूज को इक्वेट तो किया ही नहीं, मैंने तो बस बोल दिया इंटीजर है। अरे कोई भी इंटीजर किसी भी इंटीजर के बराबर थोड़ी ना होता है भाई, 5 5 के बराबर होगा ना, 5 7 के बराबर थोड़ी ना होगा। तो अभी तक पूरा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। ठीक है, तो उसके बाद वही करना है जो अथर्व ने बोला भी। ठीक है, सही हिंट दिया। तो पहले वाली चीज से तो ये पता चल गया कि x एक 6/5 का मल्टीपल है। इसके बाद देखो ये x/2 प्लस x/6 सॉरी x/2 प्लस x/3 को कैसे ब्रेक करेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट में ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो x/2 के लिए लिखूंगा मैं x/2, देखो तो x/2 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x/2 और प्लस x/3 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x/3, ऐसा कुछ लिखेंगे। ये मेरा LHS हो जाएगा, ये मेरा LHS हो जाएगा। क्लियर है ये चीज भाई, चमक रहा है ना? यस सर। यस सर। Yes, sir. ओके, ठीक है, अच्छा है, चमक रहा है तो बढ़िया है। अच्छा, सो यहां से मुझे पता चला कि अच्छा, ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है, अरे कहां गया, अब जो अवधूत ने पकड़ा था, ये दिस नंबर प्लस दिस नंबर इज x/3 प्लस x/2 इज 5/6 5x/6। यस ठीक है, सर। तो RHS में क्या लिखा हुआ है?
वही लिखा है सर। 5x/6 लिखा हुआ है, मतलब ये तीनों तो कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका मतलब Yes. ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट 0 है। किस चीज का फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो सकता है, फ्रैक्शनल पार्ट कब 0 हो सकता है? जब वो होल नंबर जब इंटीजर। इंटीजर हो। हाँ तो मैं मतलब यहां से बोलूंगा, हाँ तो मैं यहां से बोलूंगा कि x/2 एक इंटीग्रल वैल्यू ले ले, x/2 एक इंटीग्रल वैल्यू ले ले, x/2 इंटीजर हो जाए और x/3 भी एक इंटीजर हो जाए। अच्छा, x/2 एक इंटीजर कैसे हो सकता है? सर अगर मल्टीपल्स ऑफ 2 सर अगर 2 के मल्टीपल्स होगा x Correct. तो डिनोमिनेटर 2 विल बी। हाँ तो x क्या होना चाहिए, x यहां से मुझे पता चला कि x शुड बी अ मल्टीपल सर ऑफ, बट यहाँ 2 और 3 के कॉमन मल्टीपल। हाँ सर, दैट मींस 6 आएगा ना यस सर 6 होगा। हाँ ठीक है। सो पहले वाले से क्या पता चला, x शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 2, सो x शुड बी m1 टाइम्स 2, x शुड बी सम मल्टीपल ऑफ 2। तो m1 भी, जहां पर मैंने m1 भी मान लिया कि m1 भी क्या है, एक इंटीजर है, एक इंटीजर है, और x सम मल्टीपल ऑफ 3 भी होना चाहिए। तो x क्या है भाई, m2 भी कोई ना कोई इंटीग्रल वैल्यू है, m2 भी कोई ना कोई इंटीग्रल वैल्यू है। चमका भाई ये वाला स्टेप अच्छे से समझ में आया? फिर से पूछो Yes, भाई, हाथी पाल लो लेकिन डाउट मत पालना, ठीक है? जिसको नहीं समझ में आया पूछ सकता है भाई, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा, अगर समझ में आ गया तभी आगे सर, बढ़ना। और एक बार बता दो। और एक बार बता दो। फिर से देखो, पहला वाला स्टेप इंटीजर को इंटीजर से कंपेयर किया, ठीक है? उसके बाद इंटीजर को इंटीजर से कंपेयर किया तो आरएचएस के बारे में पता चल गया कि x एक मल्टीपल ऑफ 6/5 होना चाहिए, ठीक है? x एक मल्टीपल ऑफ 6/5 होना चाहिए। अच्छा ठीक है, क्लियर है। अब उसके बाद मैंने क्या किया कि एलएचएस में ये फ्रैक्शनल पार्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये दोनों खेलते हैं भाई एक साथ, ठीक है? इसके पहले भी कुछ खेल रहे थे, पहले वाले क्वेश्चन में भी खेला था ना भाई, फ्रैक्शनल पार्ट से कहां गए थे हम, ग्रेटेस्ट इंटीजर से फ्रैक्शनल पार्ट पे चले गए थे, ठीक है? तो फिर से फ्रैक्शनल पार्ट पे जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? अब ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं। इधर लिखा x/2, इधर लिखा x/3, इधर लिखा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x/2। ये एक्सपेंशन समझ में आया क्या, x/2 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x/2। बॉक्स ऑफ x को ऐसा लिख सकते हैं, यस सर। बॉक्स ऑफ x को Yes, ऐसा sir. लिख सकते हैं। ये चमक रहा है हमें बेटा, समझ में आया बेटा? Yes, चमक sir. रहा है, Yes, sir. हाँ। तो बॉक्स ऑफ x/2 को x/2 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x/2, बॉक्स ऑफ x/3 को x/3 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x/3, ठीक है? तो जब ये दोनों कैंसिल हो गए तो पता चला कि अरे ये वाली चीज 0 के बराबर है। अरे फ्रैक्शनल पार्ट 0 के बराबर कब होगा भाई? और ऑफ कोर्स दोनों के फ्रैक्शनल पार्ट 0 के बराबर होने चाहिए थे, दोनों के फ्रैक्शनल पार्ट 0 के बराबर, तभी तो वो इंटीजर्स है ना भाई, तभी तो इंटीग्रल आउटपुट दे रहे हैं। तो दोनों के फ्रैक्शनल पार्ट होंगे क्या? पहले वाले का फ्रैक्शनल पार्ट होगा x/2 भैया मेरे, 2 + 3 तो इंटीजर दे देगा, 2.3 और 5.3 भी, सॉरी 2.3 + 5. अरे नहीं, उल्टा बोल दे रहा था, नहीं, वो वाला एनालॉजी गलत हो जाएगी, ठीक है? ये दोनों फ्रैक्शनल पार्ट्स का सम अगर 0 आ जा रहा है तो ये दोनों फ्रैक्शनल पार्ट्स खुद 0 होने वाले हैं। ये दोनों फ्रैक्शनल पार्ट्स अगर खुद 0 होने वाले हैं तो कोई फ्रैक्शनल पार्ट 0 कब होता है? 2 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? 2 को कैसे लिख सकते हैं? 2.0 लिख सकते हो। 3 को Yes, कैसे sir. लिखोगे? 3.0 लिखोगे, सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है? तो किसी चीज का फ्रैक्शनल पार्ट कब 0 हो सकता है? जब वो चीज खुद क्या हो, इंटीजर। एक इंटीजर हो। किसी चीज का फ्रैक्शनल पार्ट कब 0 होता है? जब वो चीज खुद एक इंटीग्रल वैल्यू हो जाए। वो चीज जब खुद एक इंटीग्रल वैल्यू हो जाएगी तो इसका मतलब x/2 एक इंटीग्रल वैल्यू हो रहा है, x/2 एक इंटीग्रल वैल्यू ले रही है, ठीक है? तो x/2 अगर एक इंटीग्रल वैल्यू लेने वाला है तो x खुद क्या होना चाहिए भाई? 6/2 एक इंटीग्रल वैल्यू ले सकता है लेकिन 5/2 एक इंटीग्रल वैल्यू नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि 5 2 का मल्टीपल नहीं है, 6/2 मल्टीपल ऑफ 2 है ना, तो यहां पर 3 आ जाएगा और 3 एक नंबर है। 3 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या है? कुछ भी नहीं है, 3 का फ्रैक्शनल पार्ट 0 है। चमका क्या? तो फ्रैक्शनल पार्ट होने के लिए यस सर। Yes, sir. मल्टीपल ऑफ 2 और 3 होना चाहिए। अच्छा, तो मुझे क्या यहां से पता चल गया कि x शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 2 एंड x शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है? अब देखो, इंटरसेक्शन 2m1 वो आ जाएगा ना।
नहीं नहीं, यहां से अभी फाइनलाइज नहीं कर रहे हैं। intersection तो of ये 2 मान and रहे हैं कि एक और कंडीशन मिली और ये मान रहे हैं कि एक और कंडीशन मिली, 3 कंडीशंस मिल गई। x should be of the form of 6n/5, x should be a multiple of 2, x should be a multiple of 3, ऐसा लिख लिया। ठीक है, अब तीनों का कॉमन सॉल्यूशन क्या होगा? x जब 6/5n के भी फॉर्म का हो, मल्टीपल ऑफ 2 भी हो, मल्टीपल ऑफ 3 भी हो, तब कैसा दिखेगा भाई ये? तब कैसा दिखेगा? या यहां पर शॉर्ट में भी इसको निपटा सकते हैं। ठीक है सर, वो लास्ट क्वेश्चन में था ना, b into c। हाँ, मल्टीपल ऑफ ऐसा वाला 2, मल्टीपल ऑफ 3 डायरेक्ट भी बोल सकते हो, पर मैं सोच रहा हूं पूरा प्रूफ कर दूं या इतने में ही should I leave? Let me just check. कितना लंबा जा सकता है ये? देखो, आज मैंने क्वेश्चन कराया था, मैं उसी चीज को सेम रेफरेंस लेकर के बोल सकता हूं कि यहां पर फाइनल आंसर विल बी इट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 6, इट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 6। कैसे लेंगे? कहां पर क्वेश्चन कराया था भाई आज वाला? हाँ देखो तो, bn इंटरसेक्शन cn, मतलब एक मल्टीपल ऑफ अगर दोनों को प्राइम है रिलेटिवली, तो मल्टीपल ऑफ b भी है और मल्टीपल ऑफ c भी है। ये दोनों चीज कब हो सकती है? जब उन दोनों के एलसीएम का मल्टीपल हो। तो कुछ वो वाली चीज लिख करके मैं डायरेक्टली भी बोल सकता हूं कि x should be a multiple of 2 as well as 3, और मैं सोच रहा हूं इसको एग्जैक्टली प्रूव करने का। सो xn will be 2n multiplied by 3n। ठीक है, यहां से ही मैं कंक्लूड कर देता हूं, क्योंकि मैं जब उसको 2n 3n लिखूंगा, फिर 2m1 3n1 लिखूंगा, 2m1 और 3m1 लिखूंगा, तो फिर वो आगे जाकर के 5 के मल्टीपल्स में भी ब्रेक करके 5 को कैंसिल करना पड़ सकता है। ठीक है। सो यहीं से मैं इस चीज को फाइनलाइज कर दे रहा हूं, जो आज जिस चीज को मैंने पढ़ाया उससे, कि अगर वो मल्टीपल ऑफ 2 और मल्टीपल ऑफ 3 दोनों होना चाहिए, और केवल ऑप्शंस देख लिया भाई मैंने, मल्टीपल ऑफ 2 और मल्टीपल ऑफ 3 कौन दे रहा है भाई? ना ही 3 का मल्टीपल दे रहा है, ना ही 9 का मल्टीपल दे रहा है। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्या कौन सा मल्टीपल दे रहा है भाई? जो मल्टीपल ऑफ 2 और 3 दोनों है, कौन सी चीज है? मल्टीपल्स ऑफ ऑप्शन बी। ठीक है, तो मैं इसका एक्चुअल प्रूफ थोड़ा सा और लंबा है, लेकिन मैं बहुत डिटेल इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि हम ऑलरेडी उस चीज को डिस्कस कर चुके हैं। कहां डिस्कस किया भाई? आज ही इस वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया है। ठीक है, तो अब मैं फिर से उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्टली बोल दे रहा हूं कि भाई इट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 2 as well as 3, therefore x should be of the form Sir, of। because LCM of 2 and 3 is 6, no, इसलिए ऐसा होगा। हाँ ठीक है, so x should be a multiple of 2 and 3, therefore x should be of the form of 6, 12, 18, 24 and so on। ठीक है ऋषिकेश, ये एक्चुअल सॉल्यूशन नहीं है, एक्चुअल सॉल्यूशन इससे लंबा जाएगा। केवल वो नहीं सोचेंगे कि एलसीएम ऑफ 2 and 3 is 6, कुछ और भी सोचना है इसमें। ठीक है, लेकिन ठीक है, यहां से सॉल्यूशन मिल जा रहा है, क्योंकि सॉल्यूशंस जो ऑप्शंस देख रहे हैं उसमें ये वाली चीज चमक जा रही है। अब आप पूछोगे कि क्यों एक्चुअल सॉल्यूशन नहीं है? क्योंकि अभी तक मैं इसके बारे में नहीं सोच रहा हूं, x should be of this form, इसके बारे में तो मैं सोच ही नहीं रहा हूं, तो फिर कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? x should be of the form of 6/5n। Sir, that depends upon n. तो वहां n केवल 5 होना चाहिए, Sir, 5 के multiples। Sir, 5 के multiples हो सकते हैं। 5 के मल्टीपल्स हो सकते हैं। ठीक है, ओके, तो इसका मतलब 30 होना चाहिए, ऐसा ही तो होगा। देखो तो 5 के मल्टीपल्स यहां पर होंगे, तो 5 का सेकंड मल्टीपल क्या है? 10 है, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 10, सॉरी
n की वैल्यू 2 लेंगे, अच्छा 10 बोल रहे हो, 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 5, अच्छा वहां से तुम्हारा आंसर आ जा रहा है। हाँ पर क्यों होने चाहिए मल्टीपल्स ऑफ 5? ठीक है चमक तो रहा है पर क्यों होनी चाहिए, ऐसे ही रख देंगे क्या? ठीक है चलो अभी के लिए आप सब्स्टिट्यूट करके रख लो भाई। 12 डिवाइडेड बाय समथिंग, 12 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 3 क्या 5 मल्टीप्लाइड बाय 12 डिवाइडेड बाय 6 के बराबर है? या 6 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 3 क्या 5 मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा इसको तो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करके भी कर सकते थे, हाँ अगर भाई सर, ऑप्शंस देता हाँ, है yes, sir. तो सब्स्टिट्यूट करके कर लेते। ठीक है तुम तो बड़े चालाक हो, सब्स्टिट्यूट करके कर लेते। ठीक है चलो सो अगर किसी को इंटरेस्ट है तो मैं इसका पूरा एक्चुअल सॉल्यूशन दे दूंगा, बट हाँ अभी के लिए मैं ऑप्शंस पे बेस्ड अपना जो सॉल्यूशन है वो दे रहा हूँ, आंसर है वो दे रहा हूँ। ठीक है अब एकदम लास्ट चीज रिलेशंस एंड फंक्शंस में, बिल्कुल लास्ट चीज, बिल्कुल आखिरी चीज, मुझे दो ग्राफ्स डिस्कस करने हैं, दो ग्राफ्स डिस्कस करने हैं भाई। ग्राफ है 2 रेज टू द पावर x और x स्क्वायर का ग्राफ, 2 रेज टू द पावर x और x स्क्वायर का ग्राफ। तो मैं इसमें बोल रहा हूं फाइंड द वैल्यूज, मेरा क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच, find the values of x, find the values of x such that 2 raised to the power x is greater than x square। ठीक है बहुत इंटरेस्टिंग ग्राफ है, बहुत इंटरेस्टिंग ग्राफ है। जब ये डेस्मोस नहीं बना था ना 2009-2010 के अराउंड, उस समय इस तरह के क्वेश्चंस बहुत मुश्किल हो जाते थे, उस समय इस तरह के क्वेश्चंस को करना मुश्किल होता था भाई। ठीक है अब देखो कैसे करना है, कैसे समझेंगे। ठीक है ओके सो इनके पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन की बात करते हैं, इनके पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन की बात करते हैं। मैं डेस्मोस पे भी दिखाऊंगा इसका ग्राफ कैसे होता है, पहले इनके पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन की एक बार बात कर लेते हैं। कैलकुलस का यहां पर कहीं ना कहीं एप्लीकेशन आएगा, इसका ग्राफ बहुत क्रिटिकल है। अगर भगवान करे 2 साल मैं ही आपको पढ़ाऊं, अगर ऊपर वाले की ये रहे मैं जिंदा रहूं तो फिर से हमें इसको कभी ना कभी फिर से पढ़ना है। ठीक है अभी के लिए आप ये बताओ कि 2 रेज़ टू द पावर x और x स्क्वायर बराबर कब कब होते हैं? 2 रेज़ टू द पावर x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, ये दोनों Sir, when x is equal to 2, X x is is equal to 4. अरे चमक गया भाई, x इज इक्वल्स टू 2 और x इज इक्वल्स टू 4 में। बहुत सही बहुत सही। ठीक है अब चेक करना है कि क्या फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x ग्रेटर देन 0 ले लो, क्योंकि एक ग्राफ दूसरे ग्राफ को कंपेयर, हाँ फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x ग्रेटर देन 0 is 2 रेज़ टू द पावर x ग्रेटर देन x स्क्वायर। ठीक है अब देखो इंटरेस्टिंग पॉइंट यहां पर आएगा। ठीक है मुझे दोनों के ग्राफ्स का नेचर तो पता, लेकिन मुझे कभी किसी को नहीं पता चलेगा भाई कि इनमें से किसको ऊपर बनाना है। इतना आसानी से पता नहीं चलेगा, इतना आसानी से नहीं चमकेगा। देखो तो अगर आप बनाने जाओगे दोनों का ग्राफ, हाँ बोलो बेटा। सर वो बेस का कुछ है क्या, मतलब इधर बेस 2 है उससे कम रहना चाहिए और उधर पावर 2 है? हाँ वैसे भी कर सकते हैं, मैं प्योरली कैलकुलस यूज करूंगा, क्योंकि लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज अभी मैंने पढ़ाई नहीं है। ठीक है तो मैं बोलूंगा कि यहां पर 2 रेज़ टू द पावर x का ग्राफ कुछ ऐसा दिखता था, किसी को इसमें कोई डाउट? 2 रेज़ टू द पावर x का ग्राफ ऐसा दिखता था, बिल्कुल चमक रहा है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. y स्क्वायर y इज इक्वल टू x स्क्वायर का ग्राफ कैसा दिखता था? पैराबोला। ठीक है Parabola. क्या बोला भाई? पैराबोला। अच्छा ऐसा, अच्छा ये y इज इक्वल टू x स्क्वायर है, ये 2 रेज़ टू द पावर x। देखो तो मजा आने वाला है भाई। तो एक पॉइंट पे ये दोनों जाके मिलने वाले हैं, ये वाले पॉइंट पे मिलने वाले हैं। ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2। ठीक है अब इसके बाद ये दोनों फिर से मिलने वाले हैं। इसका मतलब अगर ये दोनों फिर से मिलने वाले हैं, इसका मतलब क्या है कि कभी ना कभी ये y इज इक्वल टू x स्क्वायर फिर से नीचे आने वाला है। ठीक है देखो तो अगर मिलेंगे तो अब इसके बाद इसको नीचे आना पड़ेगा ना, इसको ऊपर जाना पड़ेगा ना। नहीं चमका क्या? फिर से Yes, देखो sir. फिर से देखो
ये वाला ग्राफ, मतलब दोनों को एक्सटेंड करेंगे तो मिलेगा ना? हाँ एक्सटेंड करेंगे तो मिलेगा। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ मैंने कुछ ऐसा बनाया, ये दोनों 2 पे जाके मिल रहे हैं, पक्का पक्का मिल रहे हैं, ठीक है। 2 पे जाने के बाद कौन सा ग्राफ ऊपर जाएगा कौन सा नीचे जाएगा, सबसे पहली चीज तो ये कौन सा ग्राफ ऊपर जाएगा कौन सा ग्राफ नीचे जाएगा। अब ये वाली चीज हमने 2x ऊपर जाएगा। ये वाली चीज हमने ऊपर फंडामेंटल्स जाएगा। ऑफ मैथमेटिक्स में पढ़ी है, ठीक है। देखना कैसे कैसे पता चलेगा कौन सा ग्राफ ऊपर जाएगा कौन सा ग्राफ नीचे जाएगा। जो ग्राफ x इज इक्वल टू 2 पे ज्यादा तेजी से इंक्रीज कर रहा है वो ग्राफ ऊपर जाएगा, ज्यादा हो रहा है। ठीक है। इसका मतलब ध्यान से सुनना पहले, जो ग्राफ x इज इक्वल टू 2 पे ज्यादा तेजी से इंक्रीज कर रहा है, जिसका रेट ऑफ इंक्रीज ज्यादा है, वो ज्यादा ऊपर चला जाएगा। मतलब x इज इक्वल टू 2 पर जिस ग्राफ का डेरिवेटिव ज्यादा बड़ा है वो ग्राफ ऊपर चला जाएगा, ठीक है। चमका क्या, याद आया क्या भाई, फर्स्ट Yes, चैप्टर में पढ़ा था। Yes, sir. ज्यादा इंक्रीजिंग x इक्वल टू 1 पे कौन है, जिसका डेरिवेटिव ज्यादा है, ठीक है। तो अब देखो 2 रेज टू द पावर x और x स्क्वायर का डेरिवेटिव x इक्वल टू 2 पर, इन दोनों में से किसका डेरिवेटिव ज्यादा बड़ा होता है, इन दोनों में से किसका डेरिवेटिव ज्यादा बड़ा होता है। तो 2 रेज टू द पावर x का डेरिवेटिव होता है 2 रेज टू द पावर x log x बेस e। x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, ठीक है। अब देखो दोनों के डेरिवेटिव्स निकल गए, x की वैल्यू 2 रखो तो क्या मिलेगा भाई, यहां पर मिलेगा 4 मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ 2 टू द बेस e, ठीक है। x की वैल्यू 2 रखो, यहां पर क्या मिलेगा 4 मिलेगा, ठीक है। चमका क्या, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब log Yes, ऑफ sir. 2 की वैल्यू क्या Yes, होती है, log ऑफ 2 की वैल्यू क्या होती है, नहीं बताया क्या धनंजय? 0.3010. 0.3010 log ऑफ 2 बेस 10 की वैल्यू होती है, log ऑफ 2 की वैल्यू होती है 0.693। ये अभी नहीं पढ़ा है क्या केमिस्ट्री में, वहां तक नहीं पहुंचे क्या, नो सर। Yes, sir. फिजिक्स में कहां पहुंच गए, ओके ठीक है चलो। सो अभी के लिए केवल और मैथ्स में इतना ही जरूरत है, log ऑफ 2 की 2 बेस e की वैल्यू हर जगह जरूरत पड़ेगी, उसके अलावा और कोई वैल्यू जरूरत नहीं पड़ेगी। सो log ऑफ 2 बेस e की वैल्यू होती है 0.693, ठीक है। नोट करो भाई सभी। अब इसके बाद में जब नेक्स्ट टाइम पूछो तो याद होना चाहिए, log ऑफ 2 बेस e की वैल्यू क्या होती है 0.693, ठीक है। Yes. ओके तो आप सोचो तो कौन सा बड़ा होगा, 2 Yes, रेज़ टू sir. द पावर x बड़ा है या x स्क्वायर बड़ा है। x इक्वल्स टू 2 पे कौन बड़ा है, कौन ज्यादा इंक्रीज कर रहा है, Square. x स्क्वायर इंक्रीज कर रहा है, Square, sir. क्योंकि ये वैल्यू छोटू हो गई, ये वैल्यू बड़ी हो X square. गई, ये वैल्यू बड़ी हो गई, तो x इज इक्वल्स टू 2 पर y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर ज्यादा तेजी से इंक्रीज करने लग जाएगा। तो y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर इसको छोड़कर ऊपर चला जाएगा भाई, और 2 रेज़ टू द पावर x नीचे रहेगा। चमका क्या, आई चीज समझ में? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब ये वापस कहां पर मिलने वाले हैं, x इक्वल्स टू 4 4 पर। चलो x इक्वल्स टू 4 पे देखते हैं कहानी क्या है भाई, x इक्वल्स टू 4 पे इसकी कहानी देख लेते हैं भाई। x इज इक्वल्स टू 4 पर, x इज इक्वल्स टू 4 पर, अच्छा x की वैल्यू जब 4 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, x इज इक्वल्स टू 4 रखेंगे तो ये बन जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 4 दैट इज 16 मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ 4। अब log ऑफ 2 की वैल्यू बता दी तो log ऑफ 4 की वैल्यू बता सकते हो? यस सर, वो डबल टाइम एडिशन होगा उसका। हाँ सर। हाँ तो देखो तो 2 रेज़ टू द पावर x का डेरिवेटिव 2 रेज़ टू द पावर x log ऑफ x बेस e, x की वैल्यू रखने वाला हूं मैं 4, तो ये हो जाएगा log ऑफ 4 बेस e। यहां पर जब x की वैल्यू रखेंगे 4 तो ये वाली चीज हो जाएगी 2 2 जा, ये वाली चीज हो जाएगी, नहीं 4 रखे 4 2 जा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना भाई, ये वाली चीज बन जाएगी ये 16 मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ log ऑफ 2 बेस e है। ये तो चमका ना भाई, 4 को 2 स्क्वायर लिखा, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, यस सर। और log ऑफ 2 की वैल्यू क्या बताई अभी 0.693। 0.693. क्या 32 मल्टीप्लाइड बाय 0.693 ग्रेटर देन 8 है? यस सर। Yes, sir. सभी को चमक में आ रहा है, 7 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, ठीक है। तो 32 7 200 समथिंग आएगा, मैं गलत कर रहा हूं,
अरे 32 को अगर हाफ करेंगे तो 16, उसका हाफ करेंगे तब 8 पहुंचेगा। हाँ, तो 32 बाय 4 करेंगे तब 8 पहुंचेगा, लेकिन बाय 4 करने के लिए इसको 0.5 करना पड़ेगा, ये तो 0.25 करना पड़ेगा, उससे काफी आगे जा चुका है, ये उससे काफी आगे जा चुका है। सो 32 मल्टीप्लाइड बाय 0.693 पक्का पक्का 8 से बड़ा हो जाएगा। पहले कौन बड़ा था भाई? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंक्रीज कर रहा था, x इक्वल टू 4 पे कौन इंक्रीज कर रहा है? 2 रेज टू द पावर x। तो अब क्या होने वाला है? x रेज टू द पावर 4 पे जैसे ये पहुंचेंगे, ये पहुंचा x रेज टू द पावर 4 पर, और ये भी पहुंचा x रेज टू द पावर 4 पर, थोड़ा टू द स्केल नहीं है, ये भी पहुंचा x रेज टू द पावर 4 पर। उसके बाद क्या हुआ? 2 रेज टू द पावर x ऊपर चला गया और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर नीचे रह गया। ठीक है, ये टू द स्केल ग्राफ नहीं है, मुझसे बहुत अच्छे से नहीं बढ़ा, लेकिन मेरी कला का प्रदर्शन हो गया। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू मान लो, ये वाली वैल्यू है x की वैल्यू 4, ये वाली वैल्यू है x की वैल्यू 4। ठीक है, इस ग्राफ को हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, फिर से आएगा, कहीं रिपीट होगा। ठीक है, अभी चले डेसिमल्स पे देख लें एक्चुअल ग्राफ। Yes, sir. Yes. उसके पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है? x की कौन सी वैल्यूज के लिए 2 रेज टू द पावर x की वैल्यू x स्क्वायर से बड़ी होती है? 2 रेज टू द पावर x कौन सा है भाई? ये है। तो Sir, x should be greater than 4. हाँ, नहीं, 2 रेज टू द पावर x सर ऊपर जा 0 रहा to है। 2 भी आएगा ना सर? 0 to 2 ग्रेटर देन 0 में 0 से लेकर के 2 आ गया, 0 से लेकर के 2 आ गया। देखो कौन सा रेड वाला ग्राफ कब कब ऊपर है? 0 से लेकर के 2 यूनियन 4 के बाद 4 टू इंफिनिटी, 0 से लेकर के 2 और इंक्लूड नहीं होगा, हाँ 0 इंक्लूड नहीं होगा। अरे नहीं, मैंने क्वेश्चन में दिया है x ग्रेटर देन 0 के लिए, तो 0 को इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन में मैंने केवल पॉजिटिव वैल्यूज पूछी है, इसलिए 0 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चल डेसिमल्स पे चेक कर लें क्या भाई? Yes, sir. Yes. Yes, sir. आ जाते हैं डेसिमल्स पे। अरे हवा लग रहा है ना भाई? ये सारी चीजें समझ में आ रही है ना? कोई Yes, sir. ऐसा Yes, जिसको sir. नहीं चमक रहा है? Yes, भाई ये sir. आसान है, अभी नहीं शुरू हुआ है, पूरे असली मैथ्स के चैप्टर्स नहीं शुरू हुए हैं भाई। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस, बाइनोमियल थ्योरम, ट्रिग्नोमेट्री, 2 रेज टू द पावर x, सो 2 रेज टू द पावर x। ओके, ये बन गया 2 रेज टू द पावर x का ग्राफ, और y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, सो x का स्क्वायर। ठीक है, ऐसा बन गया। अब देखो तो यहाँ पर ये दोनों यहाँ पर एक पॉइंट पर मिल रहे हैं, ये वाला पॉइंट है 2,4, तो 2,4 तक कौन ऊपर है? रेड वाला ग्राफ ऊपर है। ठीक है, 2,4 तक। उसके बाद ब्लू वाला ग्राफ ऊपर हुआ, लेकिन ज्यादा देर ऊपर नहीं रहा, फिर यहाँ पर कोई पॉइंट आया, ये देखो x इज इक्वल्स टू 4 पर, फिर से रेड वाला ग्राफ ऊपर चला गया, ठीक है, चमका क्या, दिखा क्या? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, याद Yes, sir. रखना, ये मैं इसका फोटो नहीं इसका मैं ठीक से, हाँ चलो दिख रहा है कुछ, तो मैं शीट पे ले लेता हूँ इसको, पर याद रखना वो मेरा वाला स्केच ही ज्यादा ठीक है, ये बहुत टू द स्केल हो गया। ओके, बस एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट है, वो मैं पढ़ा देता हूँ, फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर शुरू करता हूँ। ठीक है, ओके, चलो ले लिया इसको भी शीट पे। आ जाते हैं शीट पर। ओके, एक और क्वेश्चन है, इज द क्वेश्चन,
फाइंडिंग दैट क्वेश्चन क्रिएट तो किया था. सो ओके फाइन. Okay, so if f of x is okay, let's write the question. If f of x is if f of x is x cube plus 7, x cube plus 7, if f of x is x cube plus 7, find f inverse of 71. What is f inverse of 71? ठीक है. ओके, तो चमक गया क्या? किसी को चमका क्या? व्हाट इज एफ इनवर्स ऑफ 71? इनवर्स का मतलब क्या होता है कि वो कोऑर्डिनेट स्विच हो जाते हैं, ठीक है. तो सोचो कि f ऑफ x की वैल्यू देखो, f इनवर्स के अंदर 71 रख रहे हैं, मतलब मेरे फंक्शन का इनपुट क्या रहा होगा? फिर से याद करो. इनवर्स क्या करता था? f ऑफ x में जब मैं कोई कोऑर्डिनेट रखता था x, y या x, y भी नहीं रखना चाहते, तो आप ऐसा मान लो कि जब मैं 2, 4 रखता था तो f इनवर्स में वो पॉइंट क्या होता था? हाँ, +4 होगा बेटा. f इनवर्स x में होगा. हाँ, f इनवर्स x में वो पॉइंट 4,2. ठीक है, मतलब वो पॉइंट स्विच हो जाता था. तो मैंने आपको ये चीज याद कराई थी कि फंक्शन का जो इनपुट होता है वो f इनवर्स का आउटपुट होता है, ठीक है, और फंक्शन का जो आउटपुट होता है वो f इनवर्स का इनपुट होता है. क्लियर है ना ये चीज? फंक्शन का जो इनपुट वो f इनवर्स का आउटपुट बन जाता है, फंक्शन का जो आउटपुट वो f इनवर्स का इनपुट बन जाता है. तो अभी देखो तो f इनवर्स का इनपुट क्या है? 71 है. f इनवर्स का इनपुट 71 है, मतलब वो मेरे फंक्शन का क्या रहा होगा? आउटपुट रहा होगा. तो क्या करेंगे? f ऑफ x में x क्यूब प्लस 7 का आउटपुट कब आएगा? 71. When x is 4. हाँ, जब x क्यूब की वैल्यू 64 है या x की वैल्यू 4 है. तो जब x की वैल्यू 4 है, इसका मतलब ये मेरे फंक्शन का इनपुट है, और जो मेरे फंक्शन का इनपुट है वो मेरे f इनवर्स का आउटपुट हो जाएगा. ठीक है. सो f इनवर्स ऑफ 71 की वैल्यू क्या होगी? 4 हो जाएगी. चमका क्या? फिर से एक बार समझाओ. ये चमक गया? चमक गया। समझ गया। अच्छा, ठीक है. सो आप बताना मुझे f इनवर्स ऑफ -1 की वैल्यू. नहीं, -1 मत बताओ. हाँ, f इनवर्स ऑफ -1 की वैल्यू बताओ तो. -2. -2. ठीक है, कैसे निकाला? फिर से सोचो. f इनवर्स ऑफ -1 बोला तो फंक्शन के आउटपुट में रख दो -1. तो x क्यूब प्लस 7 क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा. x क्यूब प्लस 7 क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा. तो x क्या हो जाएगा? माइनस. देखो चलो, कोई बात नहीं, ठीक है. देखो f ऑफ -1 की बात कर रहे हैं, तो मैं क्या करना है, जब f इनवर्स ऑफ ऐसा वाला फॉर्म पूछे तो आपको क्या करना है कि ये वाली जो वैल्यू है, ये वाला जो -1 है, ये मेरे फंक्शन का आउटपुट बन जाएगा. तो फंक्शन के आउटपुट में रख दो, मतलब x क्यूब प्लस 7 का आउटपुट रख दो -1. ठीक है, आउटपुट रख देंगे -1. तो x क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? -8 हो जाएगी. x क्यूब की वैल्यू हो जाएगी -8. अच्छा चलेगा, x क्यूब की वैल्यू -8 है, इसका मतलब x की वैल्यू -2. हाँ, x की वैल्यू इसका मतलब -2 है. अच्छा, x की वैल्यू -2 है, x की वैल्यू x की वैल्यू -2 है. ठीक है, तो फिर जो मेरे फंक्शन का इनपुट है वो f इनवर्स का आउटपुट बन जाता है. तो f इनवर्स -1 क्या है? -2 है. ठीक है, चमका भाई, बढ़े आगे. यस सर. ठीक है. अच्छा, एक और स्टैंडर्ड फंक्शन सिखाया था मैंने,
अगर देखो सीटी या इस तरह के एग्जाम्स में ये वाली चीज कभी कभी पूछता है, ठीक है, बोलता है कि मेरे पास गिवन है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कुछ ऐसी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ऐसा कुछ गिवन है, ठीक है। तो आपको बताना है एफ ऑफ 1/2 की वैल्यू, एफ ऑफ 1/2 की वैल्यू। ये बहुत इजी सा मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, पर इससे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है वो पकड़ेंगे, कॉन्सेप्ट क्या है वो पकड़ेंगे। अभी क्वेश्चन क्रिएट करने के लिए मैंने ऐसा दे दिया, इससे टफ क्वेश्चन भी बन सकता है इसी कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या है भाई इसका, अब ध्यान से देखना भाई। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज एफ ऑफ 1/x, व्हाट इज एफ ऑफ 1/x, तो आप क्या बोलोगे? हाँ, उसको निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली 1/2 सब्स्टिट्यूट करोगे और आंसर आ जाएगा। पर अभी के लिए मैं पूछ रहा हूं व्हाट इज एफ ऑफ 1/x। हर जगह संसार में जहां जहां पर x लिखा हुआ है वहां पर क्या रखना है भाई? 1/x रख के देखते हैं भाई। 1/x का होल स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1/x का होल स्क्वायर माइनस 1/x प्लस 1 माइनस 1/x प्लस 1, ठीक है, ओके। अब यहां से मैं क्या बोलूंगा, कि एक्स स्क्वायर एलसीएम लेकर के ऊपर नीचे कैंसिल कर देते हैं और बोल देते हैं कि एक्स की वैल्यू नॉन जीरो है। तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अरे तो सेम चीज मिल गई, यही मेरा एफ ऑफ एक्स था क्या? भाई? हाँ, यही Yes, एफ ऑफ sir. एक्स था, ठीक है। Yes, sir. तो अगर मुझसे कोई पूछे एफ ऑफ 1/2 तब तक तो चलेगा, ठीक है। अगर कोई बहुत कॉम्प्लेक्स कुछ पूछ लेता तो मुश्किल हो जाता भाई 1 के टर्म्स में सोचना, ठीक है। तो अभी आप डायरेक्टली एफ ऑफ 1/2 की वैल्यू क्या बोलोगे भाई? एक्स की जगह पर 2 रख देंगे, क्योंकि एफ ऑफ 1/x क्या है? एफ ऑफ एक्स Yes. के बराबर ही है। तो एक्स की जगह पर डायरेक्टली 2 रख देंगे। चमका क्या? एक्स की जगह पर डायरेक्टली 2 रख Yes, देंगे, sir. तो Yes, एफ sir. ऑफ 2 आ जाएगा और एफ Yes, ऑफ 2 sir. आ जाएगा, एक्स की जगह रख दे रहे हैं 2, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1, सॉरी, एफ ऑफ 2 इज एफ ऑफ 1/2, लिख लेता हूं। हाँ, ये हो जा रहा है 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, हाँ भाई, तो ये हो जाएगा 2 टू 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 दैट इज 2 प्लस 1 दैट इज 3, 7/3, ठीक है, ओके। सो इस स्टेज पर हम ये वाला चैप्टर खत्म कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीक इस चैप्टर का चैप्टर टेस्ट होगा। वी आर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर, इनइक्वालिटीज, ठीक है। सो नए चैप्टर के लिए आई हैव टू स्टॉप द वीडियो एंड स्टार्ट अगेन।